Good morning, everyone. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 4th of September 2024. Welcome to Exact IAS. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? 9 Maoists killed in दांतेवाड़ा एनकाउंटर. बेसिकली ये न्यूज जो है वो माओइस्ट ग्रुप के लोगों से रिलेटेड है. दंतेवाड़ा रीजन जो कि छत्तीसगढ़ का रीजन है, उस रीजन में रिसेंटली जो ऐसे लोग जो कि माओइस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के प्रमोटर थे, उन उनमें से 9 लोगों की डेथ हो गई या उन्हें किल किया गया है. Arms and ammunitions recovered in joint search operations. All the deceased were identified as member of West Bastar and Darbar Division Commission and PLGA company, says पुलिस. हमारे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग मरे, किसने कौन सा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है. उसके अंतर्गत आने वाली एक आइडियोलॉजी है दैट इज नोन एज माओइस्ट आइडियोलॉजी, उसे समझते हैं. Left wing extremism, also known as a left wing terrorism or radical left wing movement, refers to political ideologies and groups that advocates for significant societal and political change through रिवॉल्यूशनरी मीन्स. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मानना ये रहता है कि अगर हमें कोई भी चेंजेस लाने हैं, वो लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करते. दे ओनली बिलीव इन रिवॉल्यूशन. उनका मानना ये है कि अगर हमें चेंजेस लाने हैं, हमें अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, इस तरह की चीजें करनी है, तो वो लोग टेररिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज को एज अ टूल यूज करते हैं या इस काइंड की एक्टिविटीज करते हैं. लेफ्ट में टारगेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और प्राइवेट प्रॉपर्टी टू फर्दर देयर एजेंडा. अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वो लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इन तरह की इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं ताकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रमोट हो पाए. इट वॉज स्टार्टेड इन 1967 इन नक्सलबारी, वेस्ट बंगाल. होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया की 10 स्टेट्स और 90 डिस्ट्रिक्ट्स में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का प्रेजेंस देखा गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत. सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया की बात करें तो वो है झारखंड, उड़ीसा, बिहार. ये मैप शो करता है कि कौन कौन से रीजन में वेस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिलती है. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का थोड़ा रीजन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलती है. आखिर रीजन क्या है इस तरह की एक्सट्रीमिज्म के का सामने आने का? पहला चीज है इनइक्विटेबल डेवलपमेंट. हमने देखा है, हम देख सकते हैं कि जो ये रीजन है ये रिसोर्स रिच एरिया है. उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सारे जो एरियाज है ये रिसोर्स रिच है. मतलब कि इन स्टेट्स में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इंडिया में डिस्पैरिटीज है, थोड़ा सा रीजनल कह सकते हैं. एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट हर जगह सेम काइंड ऑफ डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है. कहीं ना कहीं ये जो एरियाज है ये पिछड़े रह चुके हैं मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से. सेकेंड थिंग इज गवर्नेंस डेफिशिएंसी. देखा जाता है कि इन सब एरियाज में सर्विस डिलीवरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या गवर्नेंस हो गया, इन सब में भी प्रॉपर चीजें वर्क नहीं करती है. इसलिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो रहा है. अपलिफ्टमेंट मतलब कि बढ़ रहा है ये चीजें देखने को. थर्ड इज आइडियोलॉजिकल अपील. लेफ्ट विंग, जैसे कि मैंने बताया कि जो ये इस आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, उनका मानना ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस. उनका मानना ये है कि जो सोसाइटी के वल्नरेबल लोग हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उन सब की आवाज बनकर उन्हें सामने आना है. सेकेंड थिंग, वो बिलीव करते हैं रेवोल्यूशन में.
पूरा सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और फिर नए सिरे से वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए, इसलिए वो अटैक्स वगैरह पर ज्यादा बिलीव करते हैं। फोर्थ थिंग इज ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मानना यह है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, जो वर्ल्ड है और जो इंडिया है वो पूरी तरह से कनेक्टेड हो गए, तो इन सब के कारण जो वल्नरेबल लोग हैं, जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पिछड़ते चले गए हैं। सो ये सारे रीजंस हैं कि क्यों इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिला। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए हैं, इनकी आवाज सुनी है, इनसे बात की है, नेगोशिएशंस किए हैं, साथ ही जैसे कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए चीजें, हर तरह के सेक्टर में गवर्नमेंट ने काम किया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने की भी बात कर रही है। और भी स्टेप्स गवर्नमेंट उठा सकती है, जैसे कि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए वहाँ पे पैसा एक्ट बढ़ा सकती है, मतलब कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनका वहाँ पे स्टैब्लिश करना, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में वॉइस है, हमें गवर्नमेंट सुन रही है। इस टाइप के स्टेप्स और भी वेलकम्ड हैं, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम कर सके। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज। हमारे लिए न्यूज पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि हमने न्यूज पढ़ लिया तो हमारा यूपीएससी के लिए काम बन गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक न्यूज को यूपीएससी के व्यू पॉइंट से कनेक्ट करना, उसकी डिमांड को समझना ही एनालिसिस के अंतर्गत आता है। सो ये हुई हमारी पहली खबर। देन नेक्स्ट, बंगाल बिल मूव्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। बेसिकली हम सब जानते हैं इंडिया में कुछ एक्ट्स हैं जो कि इस तरह की चीजों के सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह से डील करते हैं, डेट इज पॉक्सो एक्ट और भी एक्ट्स। लेकिन बंगाल की गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, एक बिल प्रपोज किया जिसमें कि रेपिस्ट को या फिर ऐसा पर्सन जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और जिस वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे पर्सन के लिए उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि डेथ तक का प्रोविजन रखने की बात की है। World Bank hikes India's economic growth projection on to 7% for financial year 2024 and 25. बेसिकली पहले वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की इकोनॉमी को 6.6% तक का प्रोजेक्शन दिया था कि इंडिया की इकोनॉमी इस परसेंटेज से ग्रो करेगी, बट उसे बढ़ाकर उसने 7% कर दिया है। Reason: the India Development Update observes that India remained the fastest growing major economy and grew at a rapid clip of 8.2% in financial year 23 and 24. Growth has boosted by public infrastructure investment and an upswing in household investment in real estate. जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं थोड़े से हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने अपनी अपलिफ्टमेंट दिखाई है। इसलिए कहीं ना कहीं ग्रोथ लाइक सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया कि इंडिया की ग्रोथ 7% से बढ़ेगी। India's robust growth prospects along with declining inflation rate will help to reduce extreme poverty. ऐसा माना गया कि ग्रोथ रेट इस तरह से चलती रही तो कहीं ना कहीं और अगर इन्फ्लेशन भी टारगेटेड चीजों के अंतर्गत रहा, टारगेटेड बाउंड्री के अंतर्गत रहा, तो जो पॉवर्टी है, गरीबी है इंडिया में, उसे भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, declared as non-citizens by foreign tribunals 28 in Assam sent to transit camp. बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे लिए अभी न्यूज आई कि असम में कुछ पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया गया कि ये इंडिया के नहीं है, ये बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं। सो उन पर्सन्स को फॉरेन ट्राइब्यूनल ने ट्रांजिट कैंप्स में ट्रांसफर कर दिया। हमारे लिए यूपीएससी हैक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेनर ट्राइब्यूनल समझना कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। These are quasi-judicial bodies formed through the Foreigners Tribunal Order of 1964 to let local authorities in a state refer a person suspected to be a foreigner to tribunals. बेसिकली होता क्या है, किसी भी लोकलाइट रीजन में, जैसे कि अभी बात की जा रही है असम की, असम में अगर किसी लोकल अथॉरिटी को स्टेट की कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसे लगा कि ये पर्सन जो है वो फॉरेनर है, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो इलीगली इंडिया में रिसाइड कर रहा है, तो
अथॉरिटीज उस पर्सन का केस फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को रिफर कर देती है और फॉरेन ट्राइब्यूनल इस चीज में जजमेंट लेता है, इसलिए इसे बोला जा रहा है क्वासी जुडिशियल बॉडी। मतलब कि ये जजमेंट पास करता है कि भाई वो जो पर्सन है, सस्पेक्टेड पर्सन है, वो सच में फॉरेनर है या इंडिया का ही सिटीजन है। ये वर्क करने के लिए हमने 1964 के थ्रू एक ऑर्डर के थ्रू एक फॉरेनर ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश की है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर, फॉरेन ट्राइब्यूनल ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे हमने सिर्फ एक ऑर्डर के थ्रू फॉर्म किया है। Foreign tribunal has the power of civil court in certain matters such as summoning and enforcing the attendance of any person. फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के पास सिविल कोर्ट जितने पावर्स रहते हैं, वो चाहे तो किसी भी पर्सन को समन करवा सकती है, मतलब अपने सामने पेश करवा सकती है, उससे डिमांड कर सकती है कि वो वेरीफाई करे या उससे पेपर्स लाकर दिखाए कि क्या वो सच में फॉरेनर है या इंडियन सिटीजन है। And foreign tribunal has to dispose of a case within 60 days of reference. एक टाइम पीरियड भी दिया गया है कि within 60 days फॉरेन ट्राइब्यूनल को अपना केस रिजॉल्व करना पड़ता है। उसने अगर किसी के ऊपर बर्डन रख दिया कि भाई आप फॉरेनर हो या इंडियन, तो उस पर्सन ने अगर विदिन 60 डेज अपना प्रूफ नहीं दिया तो 60 डेज के बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो फॉरेनर है। दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। हमने इस न्यूज को किस तरह से फॉरेन ट्राइब्यूनल से कनेक्ट किया, इट इज टू बी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, टेक ऑन द चैलेंज ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो एज अ चैलेंज सामने है हमारे, तो उसे हम कैसे किस तरह से हम ऐसे स्टेप्स उठाएं कि इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी इज अ सीरियस ग्लोबल चैलेंज। ना सिर्फ इंडिया में ये पूरा एक ग्लोबल चैलेंज है, बट अभी करंट सिनेरियो में हम इंडिया के कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ टैक्सेशन जिसमें पर्सन की जितनी ज्यादा इनकम होती जाती है उसके ऊपर उतना ज्यादा हम लोग टैक्स अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली नीड है कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ बढ़े और उन पर्सन से टैक्स कलेक्ट करके उससे कलेक्टेड टैक्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करें ताकि जो इनइक्वालिटी है वो कम हो सके। यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ये नहीं है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें, ऐसा नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। कहीं ना कहीं पर्सन जब एम्प्लॉय होगा तो इनइक्वालिटी कम ही होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देन सेकेंड वन इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। किसी भी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। सो इंडिया शुड वर्क ऑन सच काइंड्स ऑफ थिंग जिससे कि लोगों की स्किल्स इंप्रूव हो सके, जिससे कि लोगों को एजुकेशन मिल सके। द थर्ड वन इज फेयर लेबर लॉज। जरूरत है कि लेबर लॉज को फेयर बनाया जाए, मतलब कि प्रॉपर वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेजेस, वर्किंग कंडीशंस और ह्यूमन राइट्स के जो क्लॉज है वो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेबर्स के लिए एक कोड हो, एक लॉ हो जो कि उन पर एप्लीकेबल हो। फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, मतलब कि अपना एसेट्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे बल्कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर वो एक तरफ से तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है बट कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सो नो, हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करने हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो इन्वेस्ट किए गए हों, साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। द फिफ्थ वन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुपर रिच। बेसिकली ऐसा माना गया है कि जो सुपर रिच पीपल है उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। अलग अलग तरह के डोनेशंस, इनिशिएटिव्स, ऐसी चीजें सामने लानी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। ये जो आर्टिकल है वो ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि हमें
बड़े लोगों से पैसा कलेक्ट करके छोटे लोगों इन द सेंस जिनके पास इनकम कम है, जो इनइक्वल है, मतलब कि इनइक्वालिटी है, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बल्कि ऐसा बोला जा रहा है कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करके उसे प्रॉपर उसका इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़कर सामने आए। देन अभी बात की जा रही है, हमें जरूरत है शिफ्ट होने की इकोनॉमी ऑफ पर्पस से। मतलब अभी तक क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं हम, इकोनॉमी ऑफ स्कोप एंड स्केल, मतलब कि हम ऐसी इकोनॉमी जो कि स्कोप्स प्रोवाइड करे और साथ के साथ स्केल, मतलब कि जो कंटिन्यूअसली अपलिफ्ट हो। इस इकोनॉमी से शिफ्ट होने की जरूरत है अब इकोनॉमी ऑफ पर्पस, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो कि पर्पसफुल वे से ड्रिवन हो, जिसका पर्पस ये हो कि कैसे स्टेबिलिटी लाए, कैसे इनइक्वालिटी को कम किया जाए, कैसे सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो कि इंक्लूजन, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करे। अब बात करते हैं चैलेंज की। कई लोगों का मानना ये है कि मतलब कि जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है उनका, और साथ में कई लोगों का मानना ये है कि जो हमने ग्लोबलाइजेशन को इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया कि जितना ज्यादा वर्ल्ड कनेक्टेड होगा उतनी ज्यादा ग्लोबल, मतलब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी या इनइक्वालिटी कम होगी, पावर्टी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांसेस बढ़े होंगे। तो हमने रिसेंटली पेंडेमिक टाइम पे भी देखा कि किस तरह से ये ग्लोबल कनेक्टिविटी या ग्लोबलाइजेशन ने टर्मोइल लाइक सिचुएशन सामने रख दी। मतलब कि इनइक्वालिटी कम करने का सॉल्यूशन ग्लोबलाइजेशन नहीं है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी कम करने का सॉल्यूशन है गांधीयन प्रिंसिपल दैट फोकसेस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन, कि चीजों का लोकल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। Gandhian model of development with a focus on decentralization, local needs, local talent, local resources, local production and small is beautiful। इस तरह की चीजें प्रमोट की जाए ताकि इनइक्वालिटी को कम किया जाए। साथ ही लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन चीजों को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया है। जो फाइनेंशियल सेक्टर है स्पेशली उसको लेकर बात की गई है कि इंडिया की जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं कि वो बड़े बड़े लोन्स बड़ी बड़ी कंपनीज को दे, वो स्मॉलर और जो लोग थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने में नहीं आगे आती हैं। सो जरूरत है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे प्रोविजन लाए जाए कि सबके लिए लोन्स इक्विटेबली अवेलेबल हो पाए। Future jobs, even in the AI dominated world, will come from food, education, health services, tourism and manufacturing। हम सब बात करते हैं कि फ्यूचर पूरा AI बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पर ही चलेगा, बट उसके लिए भी जरूरत है जो इंसान है वो तो स्टिल खाने पर ही जिएगा। फूड, एजुकेशन, स्किल्स, यही सब जरूरी है। इसलिए जरूरत है कि हम इन सब पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और एक इक्वालिटी को प्रमोट करें। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। हमने इस आर्टिकल को बहुत डेप्थ में एनालिसिस कर लिया। देन नेक्स्ट, डिड कॉर्पोरेट टैक्स कट्स इंक्रीज वेजेस। जो ये एडिटोरियल है वो डिस्कस कर रहा है कॉर्पोरेट टैक्स का रिलेशन वेजेस से। मतलब कि इस आर्टिकल में दो कंट्रीज का कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन इन द सेंस एग्जांपल दिया गया। यूएसए में 2017-18 में टैक्स कट्स किए गए थे, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स किए गए थे। साथ के साथ इंडिया में भी 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट किए गए थे, लेकिन उनका इम्प्लीकेशन वेजेस को बढ़ने में नहीं देखा गया। मतलब कि कुछ बीच में चैलेंजेस या लूप होल्स कह सकते हैं वो रह गए, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट जो हमारा टारगेट था कि अगर हम कॉर्पोरेट्स का टैक्स कट करेंगे तो वो आगे चलकर अपनी जो कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है कंपनीज में वो बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ साथ ऐसा भी होगा कि लोगों की वेजेस बढ़ेंगी। सो ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को नहीं मिला है। इस एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली पहले तो बताया गया कि यूएसए का एग्जांपल देकर के कि यूएसए ने अपने टैक्सेस को कट किया, लेकिन द रिडक्शन इन टैक्स इम्प्लाई अ किंग रन रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट 41%। बेसिकली देखा गया कि रिडक्शन तो हुआ टैक्स में, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में भी
कमी आई, लेकिन जो चीज सामने निकल के आई वो ये थी कि जो ऑलरेडी इंडिविजुअल का जो इन पर्सन का जो प्रॉफिट है, जो कंपनी को लीड कर रहा है, उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। अब इस एडिटोरियल में आगे ये भी डिस्कस किया गया कि ऐसा क्यों हुआ। द रीजन इज फ्यूचर को लेकर के लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में ऐसा एश्योरेंस नहीं था कि फ्यूचर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगा, या फ्यूचर की जो पॉलिसीज होंगी वो क्या होंगी। इसलिए उन्होंने अपना जो टैक्स से पैसा बचा उसे री इन्वेस्ट करने की बजाय एज अ प्रॉफिट अपने पास सेव करना ज्यादा सुइटेबल समझा। टेक कंपनीज और साथ के साथ ये भी देखने को मिला, एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले कि इंडिया में हमने कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम कर दिया था। बेसिकली टैक्स रेट्स फॉर कॉर्पोरेट्स वर ऑन इन सितंबर इन इंडिया विद द rate for existing companies reducing from 30 to 22% and for new companies from 25 to 15%। अगर इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो इंडिया में भी 30% से कम करके 22% टैक्स कर दिए गए, और साथ ही जो ऐसे न्यू स्टार्टअप्स के लिए ये टैक्स 25% से कम करके 15% कर दिया गया। लेकिन स्टिल हमें लोगों के वेजेस में बढ़ती हुई चीजें नजर नहीं आई, बल्कि हमें सामने ये नजर आया कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें निकाल रही हैं। उसके लिए रीजन देखा गया कि स्टेबिलिटी, थोड़ा सा पॉलिसीज को लेकर जो कंपनीज हैं वो अनसर्टेन है कि आगे किस तरह की पॉलिसीज आएंगी। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि जरूरी नहीं है कि टैक्स कट से हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई नजर आएंगी, बल्कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़े, ना कि इस तरह के इनिशिएटिव्स रैंडमली उठाने चाहिए कि भाई टैक्स कट होगा तो कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मिनिमल अमाउंट ऑफ बढ़ा है, लेकिन उसका रीजन सिर्फ टैक्स कट नहीं है। सो we should welcome such steps that focuses on especially the increasing investments. Tax cuts would not be necessarily boost investment if capital believes that the prospects of future profits are uncertain. Recovering from the pandemic and from supply-related disruption, tax cuts have exercised only marginal effects on private investment. Tax cuts profits do have immediate effects on income distributions, benefiting private capitals while showing little to no benefit for wage earners। बेसिकली जो वेज अर्नर्स हैं उनके पास बहुत कम ही प्रॉफिट दिखा, बल्कि जो कंपनी के ओनर्स थे उनके पास ही मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा। सो जरूरत है कि हम ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करें जो कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। देन नेक्स्ट, अ डिस्कोर्स ऑन AI गवर्नेंस दैट इंडिया मस्ट शेप। ये पूरा जो एडिटोरियल है वो डिस्कस करता है AI पर, साथ के साथ इंडिया के रोल पर कि इंडिया इस पूरे उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। सो डिस्कस करते हैं। एक 22 सितंबर को एक मीट होने वाली है जिसपे डिस्कशन होगा रिगार्डिंग AI एंड क्लाइमेट चेंज, इन तरह की चीजों को डिस्कशन होगा। द GDC aims to build a collaborative multi-stakeholder framework that strives to address the digital divide, advance sustainable goals, and create a secure and inclusive digital environment. Crucially, it seeks to strengthen the international governance of emerging technologies, including AI, to ensure that they align with fundamental rights and values. Basically, ये पूरा एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है कि जो समिट होने वाली है उसमें AI को लेकर के डिस्कशन होंगे, डिजिटल डिवाइड, और किस तरह से डिजिटली लोगों को या जो AI का गवर्नेंस है उसको कैसे इस तरह से हम प्रमोट करें, या ऐसी कौन सी पॉलिसीज फ्रेम करें कि इंक्लूसिविटी और सारी जो चीजें हैं वो सस्टेनेबली ग्रो करें। बट जो हमारे सामने चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि दो कंट्रीज ने अपने रिजोल्यूशन रखे, दैट इज US एंड सेकेंड वन इज चाइना। US के रिजोल्यूशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि USA
अपना लीड रोल प्ले करना चाहता है, सारी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क्स अपने फेवर में रखना चाहता है, ताकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी पॉलिसीज फ्रेमवर्क हो, वो यूएसए के फेवर में हो। Safe, secure and trustworthy AI for sustainable development advocates a harmonious approach to AI governance and encourages member countries to develop shared ethical principles, डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरेस्ट। बेसिकली यूएसए का मानना ऐसा है कि ऐसी एआई का डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए जो कि सेफ हो, सिक्योर हो, ट्रस्टवर्दी हो। सो बेसिकली गवर्नेंस के फील्ड में, मतलब एआई को गवर्न करने के लिए जो दो कंट्रीज सामने आ रही हैं वो है यूएसए और चाइना। ये दोनों कंट्रीज अपनी अपनी स्ट्रैटेजिक फुलफिलमेंट्स के लिए ऐसी पॉलिसीज फ्रेमवर्क करने की बात कर रही हैं। बट यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या रहा है? इंडिया हमेशा से ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की बात करता है। पहले अगर पास्ट में देखा जाए, UNFCCC हो गया या बेसिक हो गया, या ऐसी चीजें जहां पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात चल रही थी, जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस का एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, देयर वॉज मतलब एक प्रोविजन था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके डेवलपमेंट कर लिया है, बट अगर सेम पॉलिसीज दोनों कंट्रीज को एक ही फ्रेमवर्क में रखा जाएगा तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज तो कभी डेवलप्ड बन ही नहीं पाएंगी। सो इन सब चीजों के डिस्कशन के दौरान इंडिया ने अपनी वॉइस रखी और उस तरह से उसकी वॉइस को एक मतलब एक लीगलाइज भी किया गया। अलग अलग चीजों के थ्रू इंडिया ने साथ के साथ बेसिक भी फॉर्म किया था, जिसके अंतर्गत ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका नेशंस को मिलकर उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें की। सो इन सब में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बना है, और उसमें उसने लीड रोल हासिल किए और उसे अचीवमेंट्स भी मिली है अपनी बात रखने के लिए। सो सिमिलरली ऐसी ही चीज इंडिया से एक्सपेक्ट की जा रही है रिगार्डिंग एआई टेक्नोलॉजी। एआई को भी लेकर के कई सारी प्रॉब्लम सामने है, जैसे कि हर जगह एआई से रिलेटेड सेम प्ले फील्ड नहीं अवेलेबल है। अभी कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बेसिक इंटरनेशनल इंटरनेट फैसिलिटीज तक प्रोवाइड नहीं की गई है, जहां 24/7 इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं अवेलेबल होती है। सो ऐसे काइंड ऑफ प्लेसेस में आप एआई की बात कर रहे हो तो ये तो एक तरह से इनजस्टिस हो जाएगा, या कह लें कि इक्विटेबल गवर्नेंस नहीं हो पाएगा। सो जरूरत है कि जो अभी मीट होने वाली है जिसमें डिजिटल डिवाइड की बात की जाएगी, उसमें भी इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के इन सारे इश्यूज को प्रॉपर एड्रेस करे और इंश्योर करे कि एआई से रिलेटेड जो पॉलिसीज या जो भी चीजें सामने आ रही हैं वो हर एक कंट्री के लिए फेवरेबल साबित हो। India's advocacy for a fair and inclusive AI governance framework is also crucial in the context of bipolar dynamics between USA and China, where both countries are driving the AI governance discourse to advance their strategic interests. So this was about this article. Basically इसमें AI को लेकर के डिस्कशन किया गया है कि इसके रिगार्डिंग चैलेंज क्या सामने आ रहे हैं और इंडिया से किस तरह के स्टैंड की एक एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं। So this was about this editorial. Let's get moved to the next article. Funds worth 100 crore to boost Jaipur's UNESCO heritage status. बेसिकली हमने देखा 2019 में जयपुर के हेरिटेज को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए ताकि उस रीजन को और भी ज्यादा डेवलप किया जाए, जिससे कि क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, होटल्स बनाए जाएंगे, फूड चेन बढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होगा, पॉवर्टी कम होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। इस तरह की चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट, सेंटर गिव्स नोट टू डिफेंस प्रपोजल वर्थ 1.44 लाख करोड़। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ऐसी काउंसिल जो कि डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स को अपना मतलब परमिशन देती है, उन इक्विपमेंट्स के लिए अप्रूवल मिल गया है। इस पूरे एडिटोरियल में एक स्कीम की बात की गई है, एक
प्रोजेक्ट 17B की बात की गई है। इसके अंतर्गत कुछ स्टील्थ फ्रिगेट्स को हम डिप्लॉय करेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टील्थ फ्रिगेट्स को समझना। स्टील्थ फ्रिगेट्स ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि एंटी रडार है, मतलब कि अगर रडार सिस्टम में क्या होता है, जो रडार डिटेक्टर होता है वो रेडिएशंस निकालता है, और अगर हमारी शिप से वो रेडिएशंस टकरा कर वापस जाती हैं तो रडार फिर से उन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेता है और बताता है कि भाई सामने से कोई शिप वगैरह आ रही है। सो जो अभी जो स्टील फ्रिगेट्स बनाई जा रही है वो एंटी रडार है, मतलब कि जो रेडिएशंस डिटेक्टर से आएंगी वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेंगी ताकि रेडिएशंस वापस बैक ना जाए और जो हमारी फ्रिगेट्स है वो डिटेक्ट ना हो पाए। हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था स्ट्रीट फिगर्स को समझना। साथ के साथ जो प्रोजेक्ट 17B की बात चल रही है, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोजेक्ट 17A जो था वो नेवी से रिलेटेड था, मतलब नेवी में चीजों को डिप्लॉय करने के लिए हमने प्रोजेक्ट 17A चलाया था, लेकिन जो प्रोजेक्ट 17B है वो आर्मी से रिलेटेड है। दिस इंक्लूड प्रोक्योरमेंट ऑफ 7 स्टील फ्रिगेट्स अंडर प्रोजेक्ट B, future ready combat vehicles for the army. This was about this article. Then next, revised MBBS curriculum has errors, says transgender disability rights groups. Basically इस अभी रिसेंटली MBBS का एक न्यू करिकुलम लाया गया है, सामने रखा गया है, उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडर पीपल्स रहते हैं उनकी बॉडी अलग रहती है, उनकी बॉडी के लिए डिसीजेस, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट, सारी चीजें अलग होनी चाहिए। सो उस चीज को नए करिकुलम में ऐड नहीं किया गया है। सो डिमांड चल रही है कि ट्रांसजेंडर के लिए भी जो हमारा नया करिकुलम आया है उसमें जो एरर है कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड स्टडी को इंक्लूड नहीं किया गया है। सो जरूरत है कि उस MBBS के रिवाइज्ड करिकुलम को फिर से एक बार रीचेक किया जाए और इस तरह की चीजों को भी इंक्लूड किया जाए। क्योंकि इंडिया हमेशा इक्विटेबल ग्रोथ के बारे में बात करता है, हर किसी की डिमांड्स को फुलफिल करने की बात करता है। देन अब बढ़ते हैं प्रीलिम्स के रिवीजन की तरफ। पेरिस सीक्स यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस फॉर इट्स जिंक रूफर्स। बेसिकली पेरिस में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिंक रूफर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये पेरिस की बिल्डिंग है, जो ये रूफ्स है इन पर जिंक का यूज किया गया है। सो ये बहुत ही दिखने में ब्यूटीफुल लगता है। सो यूनेस्को के हेरिटेज स्टेटस के अंतर्गत जिंक रूफर्स को लाने की बात की जा रही है। जिंक रूफर्स क्या होते हैं, मतलब कि जो पेरिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो रूफ टॉप बना रहता है वो जिंक का बना रहता है। उसके बेनिफिट्स क्या है जिंक को यूज करने के लिए? पहली चीज कि जिंक जो है वो इजिली फोल्डेबल हो जाता है। सो अलग अलग डिजाइन प्रोवाइड की जा सकती हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आ रहा है जिंक रूफर्स को लेकर के वो ये है कि अगर कंपैरिजन किया जाए जो पेरिस के नेबरहुड रीजन्स है ना, उनमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जिंक रूफर्स के कारण जिंक जो है वो हीट एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अर्बन हीटलैंड बनने के कारण पेरिस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा देखने को मिला है। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। यहाँ पे ये पेरिस से रिलेटेड हमने जिंक रूफर्स समझा, साथ के साथ मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें कि इंडिया के इंटेंजिबल कल्चर्स को लेकर के कौन कौन सी इंटेंजिबल कल्चर्स जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंतर्गत रखे गए उसको भी लिखा है। एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट इज ASI कॉपिंग ओल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। बेसिकली तमिलनाडु के तिरुचि डिस्ट्रिक्ट से एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसे ASI कह सकते हैं कॉपी कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मेथड को समझना। जैसे कि ये एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ASI क्या करता है कि एक अपना पेपर उठाया, उसको उस इंस्क्रिप्शन पर पेस्ट किया, देन इंक के थ्रू उस पर रब करता है, जिससे कि जो भी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है पेपर में। सो इस मेथड को कहा जाता है स्टैम्पेज। यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है स्टैम्पेज मेथड किससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात है,
कि जो ओल्ड इंस्क्रिप्शंस हैं उनको रीड करने के लिए या उनकी कॉपी तैयार करने के लिए हम स्टैम्पेज मेथड का यूज करते हैं। फाइंडिंग्स भी मिली है इस इंस्क्रिप्शन से। जो थिरुवस्सी टेम्पल है दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, वो चोला पीरियड को बिलोंग करता है। देन पेरियार करुपुर इंस्क्रिप्शन से विजयनगरा के जो डोनेशंस हैं उनके बारे में पता चलता है। सो दिस वाज अबाउट द स्टैम्पेज एंड द इंस्क्रिप्शंस। देन नेक्स्ट, सूडान क्राइसिस। बेसिकली ये एक अफ्रीकन कंट्री है सूडान, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर हम लोकेशन देखें तो रेड सी से टच करता है, साथ ही साथ वहां पे नाइल रिवर भी फ्लो करती है। देखा क्या गया 1956 समथिंग में सूडान को फ्रीडम मिली। उसके बाद कंटिन्यू वहां पर जो पावर को लेकर के टशल है वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी रिसेंटली सूडान आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्स के कारण दोनों के बीच में पावर को लेके स्ट्रगल चल रही थी, जिसके कारण सूडान में क्राइसिस लाइक सिचुएशन बन गई। साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि सूडान में डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस चल रहा है। मतलब कि सूडान एक ऐसी कंट्री है जहां से मैक्सिमम लोग डिस्प्लेस होने की बात करें या मैक्सिमम लोग अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं। लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस ग्लोबली सूडान को बोला गया है कि ये ऐसा प्लेस है जहां से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। जियोग्राफिकली देखा जाए तो सूडान जैसे देखो लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है और यहाँ से इथियोपिया से ब्लू नाइल रिवर निकल रही है। दोनों जो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलकर बड़ी एक नाइल रिवर बनाती हैं, वो दोनों एक लोकेशन पे मिलती है दैट इज खार्टूम। खार्टूम सूडान की कैपिटल सिटी है। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जियोग्राफिकली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू नाइल रिवर और व्हाइट नाइल रिवर कहाँ पर मिलती है। सो याद रखने जैसी चीज है। साथ ही जो सूडान है वो नाइल रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। सूडान से रिलेटेड या उसकी नेबरहुड कंट्रीज हम देख सकते हैं, इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, ये सारी कंट्रीज जो है वो सूडान को कह सकते हैं नेबरहुड वाली कंट्रीज है। साथ ही सूडान का ये जो बाउंड्री है वो रेड सी से टच होती है। एक रीजन है अबे रीजन। अबे रीजन सूडान का ही एक रीजन है जहां पे यूएन ने ब्लू हेलमेट्स को डिप्लॉय किया था, और वो जो डिप्लॉइंग में जो पर्सन्स थे वो ऑल वुमेन कंटिंजेंट था। बेसिकली क्या होता है, यूएन की एक पीस कीपिंग फोर्स है जिसके अंतर्गत यूएन ब्लू हेलमेट्स, मतलब ऐसे पीपल का ग्रुप जो कि ब्लू हेलमेट लगाते हैं और प्रोटेक्शन के लिए रीजन्स में डिप्लॉय किए जाते हैं। सो बेसिकली यूएन ने एक ऐसा कंटिंजेंट जो कि इंडियन ऑल वुमेन्स से मिलकर बना था, उसे सूडान के अबे रीजन में डिप्लॉय किया था। सो सूडान से रिलेटेड हमने न्यूज देख ली। नेक्स्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। रिसेंटली एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। हमारे लिए जरूरी है फिनटेक समझना। फिनटेक मतलब क्या होता है, फिन मतलब फाइनेंशियल, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। अगर हमें फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम टेक्नोलॉजी को मर्जअप कर रहे हैं तो उन चीजों को बोला जाता है फिनटेक। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट्स करने के लिए हम अपनी यूपीआई यूज करते हैं, वो भी एक फिनटेक है। लोन्स लेने के लिए हम अपनी मोबाइल्स का यूज कर सकते हैं, या अलग अलग बैंक्स ने अपने अलग अलग एप्स बना रखे हैं। सो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ रही है, फिनटेक के अंतर्गत। हम देख सकते हैं कि जो आने वाला कमिंग पीरियड है वो पूरा फिनटेक पर ही बेस्ड है। मतलब थोड़ा सा जो कैश का ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का इमर्जेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो इन सब चीजों में नए नए इनोवेशंस को लाना, इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। नेक्स्ट है जापान हीट रेजिस्टेंट राइस। बेसिकली जापान में एक हीट रेजिस्टेंट राइस की वैरायटी बनाई गई जिसे कि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू बनाया गया, जिसका नाम है एमी होकोरो। पॉइंट टू बी नोटेड, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज एमी होकोरो। सो याद रखिएगा, एमी होकोरो एक
राइस की वैरायटी है जो कि हीट रेजिस्टेंट है। So this was all about today. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जल्द से जल्द इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे और एग्जाम क्रैक करना और भी इजी हो जाए। थैंक यू।